नमस्कार, मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हमारी जो प्लस टू की हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 यात्रियों के नज़रिए, उसका ये लेक्चर नंबर 6 है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो अल-बरूनी और उसकी संस्कृतिवाद की परंपरा के बारे में, उसमें जो इब्न बतूता भारतीय सभ्यता और समाज के बारे में समझ रहा था, उसको समझने में कुछ बाधाएं और उनके ऊपर उसने जो विजय वो किस तरीके से प्राप्त की, उनके बारे में हमने देखा था कि काफ़ी अवरोध है इब्न बतूता को जो अलग अलग भाषाओं के माध्यमों के द्वारा, क्योंकि संस्कृत भारतीय समाज में बोली जाती थी और अरबी और फारसी भाषा थी वो अन्य विद्वानों को समझने जानने के लिए उसका उनको ज्ञान था। तो सबसे पहले जो इतिहासकार स्रोत थे जो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, उनके माध्यम के द्वारा उनका अध्ययन है वो किया जाता था। और दूसरा यह था कि जो जाति व्यवस्था थी उसका जो विवरण बताया गया था, उसका किस किस तरीके से उसकी व्याख्या वो की जाती थी। क्योंकि मुख्य रूप हमने देखा था कि भारतीय समाज के अंदर सिर्फ 4 वर्ण व्यवस्था ही मौजूद थी, जिसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है उनकी जो काउंटिंग है वो की जाती थी। इसके अलावा अन्य समाजों के अंदर भी हमने जिस तरीके से फारसी में देखा था कि भारतीय समाज की तरह भी वहाँ पर 4 जो वर्ण व्यवस्था थी वो बनाई गई थी और उनका अलग अलग तरीके से व्याख्यान वो किया जाता था। यानी कि भारतीय समाज से मिलती जुलती कुछ वर्ण व्यवस्था वो अन्य समाजों के अंदर समायोजित थी और इस्लाम के अंदर सभी लोगों को समान तरीके से समझा जाता था और सभी के साथ धार्मिकता पालन करने के लिए उन नियमों का अध्ययन वो किया जाता था। तो अब आ जाता है कि हमारा कि इब्न बतूता और उसको जानने के लिए किन किन तरीक़ों से, किन किन माध्यमों के द्वारा उसका अध्ययन किया गया और इब्न बतूता और भारतीय शहरों के बारे में जो व्याख्या, जो व्यवस्था बनाई गई थी वो किस किस तरीके से बनाई गई थी, उन सभी का वर्णन है इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया था, उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिम अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। तो जिस समय काल के अंदर इब्न बतूता भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आए थे तो काफ़ी अधिक मात्रा में जो संचारिक अर्थव्यवस्था थी वो विकसित हो चुका था और जो उसका प्रचार प्रसार है वो अन्य द्वीपों तक फैल गया था। यानी कि जो पूर्व में चीन से लेकर उत्तर पश्चिम में अफ्रीका और यूरोप तक जो एशियन महाद्वीप के बारे में इसका जो व्यवस्था थी वो फैल गई थी और काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ शहरों और नए नए राष्ट्रों में उदय वो हो चुका था। जैसा कि हमने देखा है कि इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों को में बड़े पैमाने पर यात्राएं की, पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वान लोगों तथा शासकों के साथ समय बिताया, कई बार काजी के पद पर रहा तथा शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का उपभोग किया, जहां अरबी, फारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा उपव्याख्याओं का आदान प्रदान करते थे। तो जिस तरीके से जो इब्न बतूता था वो यात्री था और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में उन्होंने यात्राएं की थी, देशों का अध्ययन किया था, स्टडी की थी। जितने भी धार्मिक स्थान है, विद्वान है, शासक है, वो सभी लोगों के साथ मिला था, विद्वानों के साथ उन्होंने मंत्रणा की थी और कई सारी अहम पदों पर भी रहा था, जैसे काजी के पद पर भी रहा था वो। और जितने भी विश्व के मुख्य केंद्र थे उनकी संस्कृति थी, भाषाएं थी, बोली थी, अरबी, फारसी, तुर्की, अन्य जो विचारिक विद्वान थे इन भाषाओं से संबंधित, उनका आदान प्रदान है वो करता था। इनमें अपनी धर्मनिष्ठा के प्रसिद्ध लोगों की ऐसे राजाओं की निर्दयी तथा दयावान दोनों ही हो सकते थे कि तथा समान पुरुषों तथा महिलाओं उनके जीवन की कहानियाँ सम्मिलित थी। जो भी कुछ परिचित थे उसे विशेष रूप से रेखांकित है वो किया जाता था। अब जैसे जैसे विभिन्न राजाओं के बारे में मिलता था तो कुछ राजा ऐसे होते थे जो बड़े दयालु होते थे और कुछ ऐसे होते थे जो निर्दयी होते थे। अलग अलग पुरुष महिलाएं, उनके जीवन से संबंधित कहानियाँ
और जितने भी अपरिचित समाज से संबंधित अलग अलग धारणाएं थी उनके विशेष रूप से उसको अपने लेखों के माध्यम से उसका उल्लेख है वो किया था। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि श्रोता तथा पाठक सिंदूर पर सुगम्य देशों की वृत्तांतों से पूरी तरह प्रभावित हो सके। तो अपने लेखों के माध्यम से जितने भी दूर दराज के प्रदेश या क्षेत्र होते थे उनके बारे में अध्ययन करना, बताना, उनका वर्णन करना, ताकि दूसरों लोग और देशों के द्वारा उनको पढ़ सके, समझ सके, उनके जान सके, उससे जानकारी प्राप्त कर सके और जितनी भी उनकी जो यात्राओं और सामाजिक जो विशेषताएं थी उन सभी का अध्ययन है वो कर सके। इब्न बतूता की चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों में मिलते हैं जिनमें वह नारियल तथा पान, दो ऐसी वनस्पति उपज जिनसे उनके पाठक पूरी तरह से अपरिचित है वो वर्णन है वो करता है। कुछ अन्य खान पान के बारे में, नारियल और उनके पानी के बारे में जिस तरीके से बताया गया, जो वनस्पति फसल है उनका वर्णन किया गया है, उनके माध्यम से लोग कुछ ऐसे भी थे जो परिचित नहीं थे, जानते भी नहीं थे, उनके बारे में काफ़ी कुछ वर्णन है। उन्होंने अपने ऐतिहासिक स्रोतों के अध्ययनों के माध्यम से उनका वर्णन है वो किया गया है। इब्न बतूता और भारतीय शहर, पर अन्य भारतीय समाजों शहरों के बारे में उनकी जो धारणाएं बनाई गई है उनका किस तरीके से वो वर्णन है वो किया गया है। इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। ये जिन वर्णन व्यवस्था और व्यापारिक स्तर पर जिनका उपयोग है वो किया जाता था, जिन शहरों को, जिन कस्बों को, यानी कि आपने देखा होगा कुछ ऐसे स्थान या जगह होती हैं जो कुछ व्यावसायिक या चिन्हित प्रदेशों के लिए जाने जाते हैं, तो उन सभी के बारे में उनका बताना, उनके संसाधनों के बारे में, उनकी इच्छाओं के बारे में, कौशल के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में, तो अलग अलग उन शहरों के बारे में वर्णन है वो किया गया। अब जिस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे आगरा है तो वहाँ चमड़े का काफ़ी प्रयोग है वो किया जाता है, और पत्थर का काम अगर आप देखोगे, मकराना वगैरह आप देख सकते हो, तो कुछ अलग अलग शहर ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक्स तौर पे अगर देखा जाए तो वहाँ का जो इफ़ेक्ट है वो अलग अलग स्तर से प्रभावित है वो किया जा सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो शहर से, उस कस्बे से संबंधित है वो मानी जाती है, और उसमें काफ़ी कुछ जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है। तो किसी लार्ज स्केल पे जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उनकी या प्रोडक्शन किया जाता है, उसी की वजह से ही उसका जो वर्णन है, विश्लेषण है वो माना जा सकता है। ये शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे, सिवाय कभी कभी युद्धों तथा अभियानों में होने वाले विध्वंस के। तो जितने भी ये अलग अलग शहरों के बारे में वर्णन किया गया तो कुछ न कुछ विद्वान और प्रमुख होते थे। जिस तरीके से आप दिल्ली का वर्णन है देख सकते हो, पूरा विश्व प्रसिद्ध दिल्ली के बारे में जानना पहचाना जाता है, पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में, और काफ़ी कुछ यहाँ पर जो ऐतिहासिक जो घटनाक्रम है वो देखा जा सकता है। तो कुछ विध्वंस भी हुए हैं, कुछ यहाँ के जो आबादी वाले शहरों का भी वर्णन इब्न बतूता ने किया है। इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहर में भीड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले और रंगीन बाजार थे और विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। तो जिन शहरों कस्बों का उन तरीक़ों से वर्णन किया गया, जिस प्रकार से वर्णन किया गया उसके माध्यम से पता चलता है कि काश अधिकतर शहर भीड़ भाड़ वाले शहर थे, चमक दमक वाले, काफ़ी जो यहाँ की आवागमन का साधन है वो यहाँ पर रहता था, और विविध प्रकार की वस्तुओं को जो प्रोडक्शन है वो किया जाता था। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताते हैं। दौलताबाद महाराष्ट्र में भी कम नहीं था और कार्य दिल्ली को चुनौतियाँ वो देता था। तो मुख्य रूप से जिस तरीके से दिल्ली का वर्णन किया गया है, और हम जानते भी हैं दिल्ली में आबादी है वो काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है और आबादी के साथ साथ काफ़ी यहाँ पर प्रोडक्शन है वो किया जाता है। इसी के साथ महाराष्ट्र में एक दौलताबाद है, वो भी दिल्ली की तरह काफ़ी बड़ा शहर है और काफ़ी कुछ प्रोडक्शन का कार्य वो यहाँ पर किया जाता है। बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे, बल्कि यह सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। तो जितने भी बाजार या प्रोडक्शन का कार्य होता था वो आदान प्रदान के लिए नहीं किया जाता था, कुछ ना कुछ सामाजिक या आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी माने गए थे। अधिकांश बाजारों
में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था। उनमें से कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों तथा गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान है वो चिन्हित किए गए थे। तो मुख्य तौर पे उन स्थानों, उन शहरों के ऊपर, बाज़ारों के ऊपर मंदिर या मस्जिद बनाए जाते थे। कुछ संगीतकार, गायकार, नर्तकी आदि प्रदर्शन के लिए भी स्थान है वो चिन्हित है वो किए गए थे, जहाँ पर अलग अलग जो प्रणाली है वो अपनाई जाती थी। हालांकि इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। इतिहासकारों ने उसके वृत्तांत का प्रयोग वह तर्क देने में किया है कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गाँव से अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त है वो करते थे। तो इब्न बतूता के द्वारा काफ़ी जो शहरों का अधिक मात्रा में तो वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन जो बाद में इतिहासकारों के द्वारा जिन व्याख्यान और वर्णन के माध्यम के द्वारा जो वर्णन किया गया है, उसके माध्यम से ये पता चलता है कि शहर था वो काफ़ी अधिक मात्रा में जो प्रॉपर्टी संपत्ति का काफ़ी अधिग्रहण है वो करता था। यानी कि जो जितनी भी संपत्ति प्रॉपर्टी थी वो काफ़ी अधिक मात्रा में शहरों में पाई जाती थी, क्योंकि व्यावसायिक जितनी भी गतिविधियाँ थी व्यापारिक स्तर पर और अन्य गतिविधियों के माध्यम से ही उसका जो सेंटर पॉइंट कौन होता था, शहरी होते थे। आपने अभी भी, जैसे हम आजकल वर्तमान शहर में भी देखते हैं कि गाँव की तुलना में जो शहर में जो प्रोडक्शन का कार्य है, जो संपत्ति पूंजी का अर्जन का कार्य है, वो काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। गाँव से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो शहर में व्यवसाय या रोज़गार करने के लिए आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। तो एक लार्ज अर्थव्यवस्था के रूप में शहरों का इसका पार्ट है वो माना जा सकता है। इब्न बतूता ने पाया कि भारतीय कृषि के इतने अधिक उत्पादन होने का कारण मिट्टी का उपजाऊपन था, जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करता था। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि भारतीय समाज के अंदर कृषि काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई है, और कृषि के माध्यम के द्वारा ही किसानों के द्वारा लार्ज स्केल पे जो उत्पादन का कार्य है वो किया जाता है, और जिस तरीके से उत्पादन का कार्य किया जाता है उसी के माध्यम के ही द्वारा ही जो प्रोडक्शन और अन्य बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं उस पर डिपेंडेंट वो रहते हैं। यानी कि काफ़ी अधिक मात्रा में जो रॉ मटेरियल है वो किसानों के और खेतों के माध्यम से उसका जो प्रोडक्शन किया जाता है और उसकी सप्लाई या पूर्ति लोगों के द्वारा की जाती है, और उसी के माध्यम से आज हम मान कर चल सकते हैं कि वो काफ़ी कुछ डिपेंड हमारी अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर मानी जा सकती है। क्योंकि भारतीय अगर समाज की अगर बात की जाए तो लगभग 60-65 जो परसेंटाइज लोग हैं वो कृषि से संबंधित है, और काफ़ी अधिक मात्रा में जो प्रोडक्शन का कार्य है, जो रॉ मटेरियल है वो कृषि के माध्यम के ही द्वारा उसका जो पूर्ति है वो की जाती है। तो जो सबसे अधिक इब्न बतूता के द्वारा कृषि का सबसे अधिक उत्पादन होने का कारण था वो उपजाऊपन जो माना गया था। और उपजाऊपन का मतलब ये होता है कि जितनी अधिक मात्रा में जो क्षमता होती है मिट्टी की, उसकी उर्वरक क्षमता प्रोडक्शन करने के लिए उसकी कैपेबिलिटी है, वो जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे उसी के माध्यम के ही द्वारा अपना जो किसान है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। और मोस्टली क्या होता है, किसानों के द्वारा ही 2 फसल है वो उसका जो प्रोडक्शन है साल में किया जाता है। जिस तरीके से हम रबी और खरीफ की फसलों के तहत कह सकते हैं या आड़ी सावड़ी फसलों के रूप में हम कह सकते हैं, तो संभवतः किसानों के द्वारा साल के अंदर 2 फसलों का जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है। उसने यह भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीपीय व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था। तो जिस तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर, एशिया के अंदर व्यापारिक और वाणिज्य के रूप में जो एशिया और अन्य समाजों की तुलना में इसका जो जुड़ाव था अन्य देशों के साथ जुड़ा हुआ था। जैसे हम देख सकते हैं कि भारत के जो काफ़ी अधिक मात्रा में मसाले हैं जो यूरोप के अंदर उसका निर्यात एक्सपोर्ट है वो किए जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप है वो विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापारिक स्तर से जुड़ा हुआ था। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांगे थी, जिसमें शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। तो जितना भी भारतीय प्रोडक्शन का जो कार्य होता था वो दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, यूरोप तक भेजा जाता था, और उसके माध्यम से काफ़ी अधिक जो प्रोडक्शन की मांग रहती थी, और उसके माध्यम के द्वारा ही जितने भी शिल्पकार और व्यापारिक वर्ग लोग थे वो इस व्यापार के माध्यम के ही द्वारा ही अपना लार्ज स्केल पर मुनाफा कमा सकते थे। भारतीय कपड़ा विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी, साटन की अत्यधिक मांग थी। तो भारतीय जिन वस्तुओं का जो प्रोडक्शन एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें कपड़े, सूती कपड़े, मलमल, रेशम, जरी, साटन, इन सभी की अत्यधिक मात्रा में जो डिमांड है वो की जाती थी।
इब्न बतूता हमें बताते हैं कि महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत अधिक धन्यवादी पैर सकते थे। यानी कि जिन महीन मलमल का प्रोडक्शन है वो किया जाता था, वो उसकी जो कॉस्ट होती थी वो काफ़ी महंगी होती थी और सिर्फ अमीर या उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा ही उनको पहनना या प्रयोग में लाया जाता था। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जिसमें भारतीय समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, शहरों के बारे में, जीवन प्रणाली के बारे में जो इब्न बतूता के द्वारा दिया गया वर्णन, उसके दृष्टिकोण और उसके सिद्धांतिक समावेशों का वर्णन है वो किया गया। और जिस तरीके से समाज की व्यवस्था और संरचना का वर्णन किया गया है, उसका जो छोटा सा रूप है, आज के स्तर पे हम इसका देख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। इन्हीं के माध्यम के द्वारा इसके दिए गए वर्णन है वो भारतीय समाज को समझने के लिए, जानने के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उन्हीं के द्वारा इसका उपयोग है वो माना जाता है। तो आज का लेक्चर वीडियो इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ। लेकिन जाने से पहले अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा वीडियो लाइक करें, इसे दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल को और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि तब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।